नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं भूगोल कक्षा 12 मॉडल सेट हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग इसमें देखें आपका कितना सही होता है। जितना सही होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा है कि ये जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, 2024 रहे या 2025 रहे या 26 रहे, जो भी रहे, आने वाले समय में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का मॉडल सेट नंबर 1 लगाते हैं हम लोग, देखते हैं कि किसका कितना उत्तर सही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा, लेकिन पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव आज का कर लेते हैं। देखिए आज का पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। क्या आप लोग को मालूम है कि प्रवासी जनसंख्या क्या होती है या प्रवासी किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखें कि प्रवासी उसे कहते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे जा कर के बस जाए। जैसे मान के चलिए कि ए कोई शहर है और बी कोई एक और शहर है। तो यहाँ से अगर ए से कोई बी पे कोई जा कर के बस जाता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे कि मान के चलिए उस व्यक्ति का नाम है राम। चलिए राम नाम का कोई व्यक्ति है। वो व्यक्ति अगर ए से जाकर के बी में बस जाए शहर में, तो कहेंगे राम बी के लिए प्रवासी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में या किस नगर में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर होगा मुंबई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको थोड़ा सा और हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। यानी कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि आपसे राज्य नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखें। केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। अगर यह राज्य रहता तो उत्तर बेशक केरल होता। भारत में सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरल का ही है। खैर चलते हैं, इसका उत्तर क्या होगा कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक उच्चतम है। तो इसका उत्तर होगा ए लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। इसका आंसर होगा टेलर। इनका पूरा नाम है, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा, ग्रिफिथ टेलर। आराम से इस सेट को आप देखें, एग्जाम में जरूर फायदा करेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस में नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। यानी कि ये कौन सा जो कंट्री है इसमें सबसे अधिक नगर पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा बेल्जियम में। अगला प्रश्न है कि पिलानी नगर का संबंध किससे है। जी हाँ दोस्तों, पिलानी नगर जो है इसका संबंध किस प्रकार का नगर से है। तो इसका आंसर होगा शैक्षणिक नगर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नहीं है। ये नहीं कि आप अगर परीक्षा में देखिएगा कि रबी फसल, अब फट से कोई रंग दीजिएगा, ये रंग दीजिएगा और गलती हो जाएगा। इसीलिए आप इसको ध्यान से पहले देख लें लिखा हुआ क्या है। देखिए नहीं है ना। तो चारों में से रबी फसल कौन नहीं है। पहले आप ये बताइए कि रबी फसल किसे कहते हैं, क्या आपको मालूम है। तो रबी फसल कहते हैं जो शीत ऋतु में हो। ध्यान रखें, शीत ऋतु में हो। शीत ऋतु वाले फसल को रबी फसल कहा जाता है। तो देखिए इसमें से क्या हो सकता है। शीत ऋतु में गेहूं तो होता ही है, चना होता है, जौ होता है, तो बच गया चावल। तो इसका उत्तर होगा चावल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो इसमें आपको दो ही ऑप्शन दिख रहे होंगे, चाय रबड़। आप दो और देख ले। देखिए यहाँ पे ये होगा चाय रबड़ कॉफ़ी गेहूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं चाय रबड़। ये आपका क कह सकते हैं क,
इसको एक बार हम लोग कर देते हैं इस तरह से, क और ये ख। चलिए बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा गेहूँ। एकदम ध्यान दीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा 12th में पूछा गया है, इसीलिए इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप को कुछ वर्गों में बांटा गया है, आप पढ़े ही होंगे। पहला है प्राथमिक क्रियाकलाप। अगर आप लोग इस चैनल पे आए होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए वो तो ठीक है, लेकिन साथ में आप लोग डिटेल भी जाने। उसके बाद है द्वितीय, ये 2 लिखेंगे तो काम चल जाएगा ना। उसके बाद है तृतीय, यानी कि 1 2 3। उसके बाद है नंबर 4 में चतुर्थ क्रियाकलाप और नंबर 5 में पंचम क्रियाकलाप। तो मुख्य रूप से क्रियाकलाप को 5 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तो आपसे पूछा गया कि प्राथमिक क्रियाकलाप, देखिए इसको याद करने का एक सरल उपाय क्या है कि प्राथमिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप है जिसको मानव ने सबसे पहले अपना जीवन निर्वाह के लिए किया। सबसे पहले मानव अपना जीवन निर्वाह के लिए क्या करता होगा, जिससे वह जिंदगी जी रहा था, खाना पीना खा रहा था। तो सबसे पहले करता था, आप जानते ही हैं, आखेट। आखेट यानी कि शिकार। तो शिकार हो जाएगा आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। उसके बाद पशुपालन, है ना, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप है। उसके बाद एग्रीकल्चर हो जाएगा, कृषि। फिर इसमें खनन भी आता है, खनन। ये 100% गारंटी है कि आपको इन चारों में से रहेगा ही रहेगा, या फिर आखेट रहे, पशुपालन रहे, कृषि रहे, या फिर खनन रहे। ये निश्चित है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप इसमें से खोजें कि कहाँ पे है। देखिए कृषि है, तो कृषि आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहाँ है। देखिए पत्तन से भी एक क्वेश्चन रहेगा, आप इसे ध्यान में दें, इसका तो उत्तर हम बताएंगे ही। पत्तन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। देखिए भारत का अगर आप मानचित्र बना लें इस प्रकार से, जैसा कि आप पढ़े ही होंगे, चलिए भारत जैसा लग रहा है। तो इसमें आप देखें, ये वाला जो है आपका, ये पूर्वी तट है और ये वाला पश्चिमी तट है भाइयों, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी रहता है कि ये इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पे नहीं है। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन ना नहीं है। देखिए एक बार हम फिर से प्रयत्न करते हैं बनाने का। बहुत सारे बच्चे हंस भी रहे होंगे कि सर मानचित्र आप कैसा बनाए हैं। तो समझना है बाबू, अब उतना तो अच्छा जानते नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए प्रयत्न ज़रा कर लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। तो पत्तन की बात है तो यहाँ पे आपका, जहाँ तक मुझे याद है, आपका ये वाला पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु। तो पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएगा हल्दिया, नोट कर लीजिएगा, हल्दिया बंदरगाह मिल जाएगा, हल्दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको मिल जाएगा उड़ीसा में पाराद्वीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में तूतीकोरिन। तो लिखना मुश्किल है, हम बोल ही रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इधर वाले में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको गुजरात में कांडला मिलेगा, जो 12th के लिए ज़रूरी है, कांडला। तो ये मुक्त व्यापार के लिए है। विशाखापट्टनम से आप एक याद रखिएगा कि ये जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम पत्तन, ये लैंडलॉक है, यानी कि ज़मीन से घिरा हुआ है, भू आवेष्टित है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कांडला मिल जाएगा। फिर अगर आप नीचे आते हैं तो आपको ये मुंबई मिलेगा, जहाँ पे ये देखिए जवाहरलाल नेहरू नहावस और पत्तन कहाँ है, तो इसका आंसर होगा मुंबई, मुंबई में होगा। और आपको बताते चले कि फिर आपको गोवा मिलेगा। गोवा में आपको मिल जाएगा एक और है मार्मागांव, जी हाँ दोस्तों, मार्मागांव मिल जाएगा। फिर केरल में कोच्चि मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप तो बता ही दिए, बोल भी दिए हैं। तो इसका आंसर बेशक आपका मुंबई होगा, जो भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, जिसमें ध्यान में आप रखें। एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि भारत में
पत्तनों की संख्या कितनी है, यानी बंदरगाहों की संख्या कितनी है, आप इसे कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। VVI क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन है 8। और एक इसमें एक क्वेश्चन पूछता है भाभा, भाभा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, तो इसका आंसर होगा ट्राम्बे, ट्राम्बे जो कि ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। जी हाँ दोस्तों, ये खनिज से पूछा गया है, अधात्विक जिसमें धातु बिल्कुल ही ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभ्रक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अभ्रक सबसे अधिक, इसमें नोट लिखिएगा, सबसे अधिक अभ्रक होता है कोडरमा, कोडरमा है जो कि झारखंड में है, झारखंड में, नोट कर लीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र किस राज्य में है। उत्तर होगा राजस्थान। और इसी नहर पे एक बांध है जिसका नाम है हरीके बैराज, हरीके बैराज या फिर हरीके बांध भी लिख सकते हैं आप इसे। इस नहर को आप ये भी नोट करें, सतलज नदी से पानी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सतलज नदी से पानी मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, नागपुर योजना का संबंध किससे है। NCERT में ये पढ़ना है और सब बुक में पढ़ना है, सड़क परिवहन से। जी हाँ दोस्तों, सड़क परिवहन से। एक जानकारी और हम देना चाहते हैं कि भारत में देखिए ये चारों परिवहन है, चारों में आप ध्यान में रखें। जल परिवहन भारत में, ये जैसे हम लोग याद करते हैं ना NH, उसी प्रकार से इसे 5 याद करना पड़ेगा। पहला हमें ध्यान है कि ये इलाहाबाद से हल्दिया है, NW1। NW1 कहाँ है दोस्तों, तो नोट करो, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, NW1 नेशनल वाटरवे 1 है। 5 है, आप इसे सादिया से धुबरी पट्टी है, काकीनाडा से कोट्टम है, आप इसे ध्यान में रखें। तो जल परिवहन की बात हो गई। जल परिवहन से एक और क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा पूछता है कि सभी परिवहन में सबसे सस्ता तो जल परिवहन है, याद रखिएगा, जल परिवहन। रेल परिवहन से आप याद रखना कि सबसे पहले भारत में ट्रेन या रेल 1853, डेट है 16 अप्रैल, आपको तो याद ही होगा, 16 अप्रैल 1853 में प्रारंभ हुआ। ये टोटल जो दूरी था मेरे भाइयों, वो टोटल दूरी था आई थिंक 34 किलोमीटर था, 34 किलोमीटर था, मुंबई से मुंबई थाने। नोट कर लीजिए, लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुंबई से मुंबई ठाणे। तो आप ये रेल परिवहन से आप ध्यान में रखें। वायु परिवहन, वायु परिवहन की शुरुआत भारत में सन 1911 में हुई थी और ये मात्र 10 किलोमीटर या 11, 10 या 11 होगा, कमेंट में आप बताएं, इतना दूर तक चला था। तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि नागपुर योजना का संबंध किससे है। तो नागपुर योजना का संबंध होगा दोस्तों सड़क परिवहन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। देखिए आगे है, कॉफ़ी, चना, कपास इत्यादि कैसा फसल है। अब कॉफ़ी तो पेय पदार्थ है, पेय भी ऑप्शन में है। चना ये खाद्य और रबी दोनों ये भी है। कपास, अब ये क्या होगा, तो जहाँ पे कपास आया तो आप समझ जाए कि ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो ये सब मिलाकर के हो जाएगा नकदी फसल। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों की सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व क्या मतलब, यानी जनसंख्या का घनत्व, यानी आदमी बेसी है वहाँ पे, जनसंख्या ज़्यादा है, तो कौन सा क्षेत्र है। बिना सोचे समझे इसको एकदम रट्टा मार लेना है अच्छे से। इसका आंसर होगा दक्षिण एशिया। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण एशिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से आसियान का सदस्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आसियान का मेंबर इनमें से कौन नहीं है। आंसर होगा बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ अगर इसमें गड़बड़ लग रहा होगा तो आप कमेंट में बताइएगा।
कि ब्रुनेई होगा या बांग्लादेश इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है, यानी कि उद्योग की स्थापना के लिए जरूरी नहीं है। तो बाजार तो जरूरी है, सामान कहाँ बेचिएगा, पूंजी जरूरी है, पैसा तो बहुत जरूरी है, एनर्जी चाहिए तब ना चलेगा वहाँ का कल कारखाना। तो वनस्पति, तो वनस्पति से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो जाएगा वनस्पति। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप जानते होंगे मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के किस राज्य में विजयनगर, विजयनगर तो इतिहास में भी पढ़े होंगे, इस्पात संयंत्र स्थित है विजयनगर, तो आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 की आईटीडीपी का संबंध किससे। देखिए आईटीडीपी में ये ट्रैप आता है यानी कि जनजाति, तो ये सी होगा, याद रखिएगा जिसमें जनजाति रहेगा ना वही वाला उत्तर सही होगा, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। देखिए ट्राइबल है ना, ट्राइबल, इसको आप ध्यान में रखिएगा, जनजातीय वाला आंसर होगा। आगे की बालाघाट प्रसिद्ध है किसके लिए। बालाघाट, बालाघाट प्रसिद्ध है मेरे भाइयों, इसका आंसर होगा बालाघाट, ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन वाला जो राज्य है वो है गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र तट पर स्थित है, तो आंसर होगा इसका विशाखापत्तनम, जो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि मिकिर पहाड़ी, देखिए इसका कोई उपाय नहीं, रटना पड़ेगा आपको। मिकिर पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, आंसर होगा असम। जी हाँ दोस्तों, असम। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किनको किनको मिलाता है। देखिए क्लास में हम आपको एक ट्रिक बताए होंगे। पहला जो मार्ग उसका नाम है दीपा, यानी दिल्ली से पाकिस्तान बॉर्डर, दी से दिल्ली, पास से पाकिस्तान बॉर्डर। नंबर 2 दीपा के बाद आता है दीको, यानी दिल्ली से कोलकाता। खोजिए ऑप्शन में कहाँ है, ये देखिए। अगर रेंज 3 रहेगा तो याद रखिएगा दीपा दीको आमू, यानी नंबर 3 आमू, सॉरी आमू होगा भाई, आमू। देखिए नंबर 3 हो जाएगा, लिख लीजिएगा NH3 आमू। आगरा से मुंबई NH4 मूचे, यानी मुंबई से चेन्नई, बोल भी रहे हैं लिखिए। उसके बाद है दीपा दीको आमू मूचे कोचे, कोलकाता से चेन्नई। कोमू, कोलकाता से मुंबई, नंबर 7। तो इसी प्रकार से है, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए इतना पूछेगा भी नहीं, चलिए हटाते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। गद्दी जनजाति पाई जाती है कहाँ। 27 नंबर क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और आज का अंतिम क्वेश्चन 28 नंबर 28 क्वेश्चन इसमें है, और हम लोग भाग 2 देखेंगे बाद में, कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक संख्या में है। इसका आंसर होगा गोंड। जी हाँ दोस्तों, गोंड। तो इन 28 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में आप ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए आए हैं मेरे भाइयों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को भी बताएं। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, वो होगा ज्योग्राफी का सेट नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।